फिर से सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय हमारा मोटापा या फैट का ज्यादा बढ़ना, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। कल भी हमने चर्चा देखी थी, सप्त धातुओं का उत्तरोत्तर निर्माण जब होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। और एक बार में पुनरावलोकन पिछले क्लास का भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 7 धातुओं का जब निर्माण होता है तो इसमें रस धातु का निर्माण जब होता है तो रस से रक्त बनता है। रक्त से फिर उसकी अगली धातु मांस बनता है। तो रस, रक्त, मांस, फिर उसके बाद में मेद बनता है। ये मेद धातु जो चौथे नंबर का धातु है, यहीं से फैट डिपोजिशन की प्रक्रिया आयुर्वेद के दृष्टिकोण में शुरू होती है। और आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म का खराब होना ही फैट का बढ़ना एक क्रम शुरू हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार का, या दूसरे शब्दों में कहा जाता है आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में कि कैलोरीज हम ज्यादा यूज करेंगे खाने में, तो जितनी ज्यादा कैलोरी होगी वो डिपोजिशन होगा। उनका डिपोजिशन होने के कारण, क्योंकि उतना खर्चा हम करते नहीं है, मतलब इकट्ठा जो करते जा रहे हैं लेकिन उतना खर्चा नहीं है। नहीं होने के कारण वो एक डिपोजिशन का एक कारण बन करके वो इकट्ठा होने लगेगा और फिर और ज्यादा शरीर के वजन बढ़ने लगेगा, शरीर में वजन बढ़ने लगेगा। और हमारे जो स्रोतज हैं वो जाम होने लगेंगे, बंद होने लगेंगे। हमारे स्रोतज हैं वो जब बंद होते हैं, उसी प्रक्रिया का आगे बढ़ना और स्रोतों को जाम करना ही कारण बन जाता है मोटापे का, ठीक है। और वही कारण बनता है फिर नाना प्रकार की बीमारियों का, जैसे डायबिटीज, जैसे मोटापा, ये बीपी, ऐसे ही थायराइड। तो ये सब फिर उसको हम लोग जांचते हैं अपनी प्रक्रिया के माध्यम से। अब टीएचएस बढ़ा हुआ है, थायरोक्सिन बढ़ा हुआ है, T3 बढ़ा हुआ है, T2 बढ़ा हुआ है, T1 बढ़ा हुआ है, इससे घटा हुआ है, या कोई ऐसी प्रक्रिया जो हम टेस्ट में करते हैं, सीबीसी टेस्ट कराते हैं, है ना, ब्लड का कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें भी देखते हैं हम कई चीजें बढ़ी हुई घटी हुई हैं। ईएसआर बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है तो भी मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत से कई कारण है आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है, मैं सिर्फ केवल आयुर्वेदाचार्य के नाते केवल आयुर्वेद की चर्चा करना चाहता हूँ। आधुनिक विज्ञान की भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और कौन सी ग्रंथ में कहा क्या लिखा है, हम उसी की चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि बाकी तो यूनिवर्सिटियां, व्हाट्सएप और पता नहीं कहाँ का ऐसा ज्ञान बांट रही हैं कि बस ही बस उस पे न जा करके हमें अपने काम पर ध्यान देना है। तो धातुओं का जो सप्त धातुओं का निर्माण होता है वही हमें इम्यूनिटी बनाता है। तो स्वस्थ धातुएं होंगी, स्वच्छ धातुएं होंगी, तो निर्माण भी इम्यूनिटी का अच्छा होगा। तो आयुर्वेद मानता है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं के ठीक से निर्मिति के बाद ही इम्यूनिटी का निर्माण होता है ना। तो जिसका मोटापा बढ़ेगा तो इम्यूनिटी भी डाउन होगी। तो ये हम पिछले क्लास में जान चुके थे, पिछली मीटिंग में। अब इसी को क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं फटाफट।
अब जो मेद धातु जो है ना, ये बढ़ता है तभी चर्बी ज्यादा बढ़ती है हमारे, और ये बीमारियां भी उत्पन्न करती हैं। अब बीमारियों की भी हमने कल चर्चा की थी कि इसमें फैटी लीवर है ना, और क्या है, कोलेस्ट्रॉल का आना, और क्या है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज, और क्या हो सकता है, जैसे कि थायराइड है, ऐसी प्रॉब्लमों का बढ़ना है ना। तो मेटाबॉलिज्म के कारण ही हो रहा है, ऐसे डिस्टरबेंस के कारण ही हो रहा है ये सारा डाइजेशन वहाँ पे। डाइजेशन के इश्यूज भी मोटापे के बाद में शुरू हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो आधी रोटी तो खाते हैं, हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, तो यही कारण है। एक ऊषा पान के समय आजकल हमारी यूनिवर्सिटियों में हमें पढ़ाया जा रहा है कि भाई सुबह सुबह उठो, खूब सारा पानी पी लो। मैं तो सभी से पूछ रहा हूँ, भाई मैंने आयुर्वेद के शास्त्र पढ़े हैं, तो मुझे कहीं इतना ज्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं बताया जैसा बता रहे हैं। तो कहीं लिखा हो तो मैं भी विद्यार्थी हूँ, पता लगे। तो ये सारे जो क्रम है जरूरत से ज्यादा पानी पीने के, हमें क्या होता है, शुरू में हम पानी पी लेते हैं जरा सा, और उससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छा फील होगा। एक दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है किसी किसी का हमारा शरीर झेलने की क्षमता रखता है, तो वो 1-2 महीना हम झेल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे चेहरे पे, शरीर में वाटर रिटेंशन के कारण सूजन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो उसको पानी जो हमने एक्सेस ले लिया है और आदत सी रेगुलर में कर दी उसको, वो हमारा शरीर झेल नहीं पा रहा। झेल नहीं पा रहे के कारण ये सारा हो रहा है। अब योग की क्लास में ये सारी बताई जाती हैं प्रक्रियाएं, लेकिन योगा की क्लास में जो बताई जाती है वो षटकर्म और बाकी जो क्रियाएं हैं वो तो हम करते नहीं है। उनकी आधी अधूरी बात को हम अपना लेते हैं कि योगा आचार्यों ने बता दिया। अरे बता दिया तो उसके अलावा भी तो चीजें बताइए, वो भी तो करिए। उन्होंने आसन बनाए, प्राणायाम बताए, बहुत सारी चीजें बताई, वो नहीं करते और केवल आधी अधूरे ज्ञान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके कारण ये सारी परेशानियां समाज में भुगत रहे। एक उपवास आजकल इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग चला है तो वो थोड़ा ठीक है, लेकिन लंबे उपवास पे चले जाओ, वेट कम हो जाएगा, ये बड़ा खतरनाक है। तो उपवास की भी अपनी एक प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, तो उसको भी आपको जानना होगा। तो खाना कब खाएं, इसके नियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मल प्रवृत्ति के बाद, पहले खाया हुआ खाना हजम होने के बाद, अच्छी भूख लगने के बाद, या पित्त काल में। अब पित्त काल क्या होता है, सुबह सुबह कफ का काल होता है, पित्त का उसके बाद में आता है, और शाम का वात का काल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी पूरी हमें ऋतुचर्या भी बता रखी है आयुर्वेद में। तो इन ऋतुचर्या और काल का पूरा हम यदि प्रयोग करते हैं सीख करके आयुर्वेद को, जैसा कि हम बताते जा रहे हैं, जैसा भी हमारे पास में ग्रंथों में है उपलब्ध, तो इस प्रक्रिया को हम जान करके, इस प्रक्रिया को सीख करके, मल प्रवृत्ति के बाद यानी पेट साफ हो जाए तो पहले खाना खाया है उसको पचने के बाद पहले वाला भूख लगता नहीं है, और हम कुछ भी डाल लेते हैं। अच्छी भूख लगती नहीं है, इससे पहले हम खा लेते हैं। और पित्त काल, अर्थात कभी भी खाने का कोई निर्धारित होता नहीं है। पित्त काल यानी दिन में जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है वो पित्त काल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे सूर्य का ढलान पर आएगा वैसे वैसे पित्त काल घटता चला जाएगा। तो पित्त बढ़ेगा नहीं, अग्नि बढ़ेगी नहीं, तो हमारा खाना पचाएगा कौन, उसी से मोटापा आता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी आपके प्रश्नों में हम ये सारी प्रक्रिया ले लेंगे कि क्या आपको और कोई सवाल लेना है तो आप ले पाएंगे। पहले हम आगे का क्रम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में खाना की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में खाना जो है इजीली पचा सको, मैंने कल भी आपको बताया था कि खाने के यानी पेट के 4 भाग कर लीजिए स्टमक के, और उसमें यदि हम 2 भाग ठोस से, 1 भाग लिक्विड से और 1 भाग हवा के लिए खाली रहने दीजिए। तो ये खाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी।
अब इसके आगे का प्रक्रिया हम देखते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे ग्रंथों में बताई हुई है। 46 नंबर का श्लोक है। अब क्वांटिटी के बाद में खाने की विधि कैसी होती है ना। तो पहले हमने कल कल बताया था आपको, शांत मन से, प्रसन्न मन से बैठकर अच्छी तरह चबा चबा कर खाना। ये खाने के कुछ नियम आयुर्वेद में बताए गए और इसका पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है। यानी सलाइवा या लार में मिक्स होने के बाद ही खाने को निगलना, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके। अब हम तो, टाइम है नहीं, मोबाइल टीवी के साथ में खाना खा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको बढ़ाई ही देगी। अब होना कैसा चाहिए इसकी भी परिभाषित किया हुआ है। घर पे बना हुआ, सात्विक हो, ताजा हो, हल्का हो और पारंपरिक हो, जो हमारी परंपरा में चलता है। जैसे बिहार की परंपरा अलग हो सकती है, जो हम बचपन से देखते थे। बड़े होने के बाद में अब पिज्जा बर्गर की परंपरा आ गई। ये हमारा पारंपरिक फूड नहीं है। ये पारंपरिक फूड न होने के कारण ये हमें बीमारियां देगा। ठीक है। साउथ में चावल चलता है, बंगाल में भी चावल चलता है, तो वहाँ की ये परंपरा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो उबालते हैं चावल को, तो उसके ऊपर से जो झाग वगैरह निकलते हैं, पहले आवाज में, एक तो कुकर का इस्तेमाल नहीं करना, खुला पकाना। दालों को भी कुकर का इस्तेमाल ना करके पकाना, खुला पकाना। सब्जियों को भी खुला पकाना, नहीं तो आपका वात वृद्धि करके ही आपके शरीर की चर्बी वगैरह बहुत कुछ बढ़ा देगा। ठीक है। और बीमारियां तो देगा ही देगा। ये सारी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना है। तो खान पान हमारा, इसको साथ में कहा है, हमारे शरीर के जो अनुकूल हो वो साथ में है। ठीक है। तो जो साथ में हो वो खाना चाहिए। और पथ्य कर आहार का सेवन करें, ऐसा भी कहा गया है ना। तो पथ्य कर आहार क्या होना चाहिए। अब ये पथ्य कर से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पथ्यकर वो के, एक तो ऋतु के अनुसार पथ्यकर हो, एक हमारे शरीर के अनुसार पथ्यकर हो, एक हमारा शरीर नेचुरल चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, तो नेचर से जुड़ी हुई चीजों को हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो ये पथ्यकर हो सकता है ना। अब गर्मी की ऋतु है और आपने गर्म प्रकृति का खाना इस्तेमाल कर लिया है, या आपकी पित्त प्रकृति है, आपने पित्त प्रकृति में पित्त बढ़ाने वाला फूड ले लिया जानकारी के अभाव में, ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि शरीर में गर्मी और बढ़ जाएगी। ये पथ्यकर नहीं हुआ, ऋतु के अनुसार पथ्यकर नहीं हुआ। तो पथ्यकर कई तरह से हो सकता है, ऋतुओं के अनुसार हो सकता है, हमारा सामाजिक परिदृश्य भी हो सकता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको पथ्यकर माना जाता है। ठीक है। खाना कब खाएं। तो शाम को, मतलब रात ढलने से पहले हमें खाना खा लेना है, हल्का खाना खाना है। और सुबह सुबह आप भरपेट जितना खाना खाएं, जितना भी खाएंगे वो सारा पच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है। तो शाम को पहले खाना, सुबह सुबह जो है सूर्योदय के 3 से 4 घंटे के बाद आप जो भी खाएंगे ये आपका पच जाएगा आसानी से। क्योंकि सूर्य की जो उस समय गति ऊपर की ओर होती है, यानी पित्त की तरफ जा रहा होता है, सूर्य हमेशा ऊपर उठ रहा है और दिन में एकदम सीधा सिर पे आ जाता है ना। तो ये जो जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ेगा, अब ये बीच का खाना पचने में हमें 4 से 5 घंटा मान लीजिए, तो ऐसा बीच का समय मान लीजिए, सूर्य का ढलान का टाइम 2 बजे बाद का मान लीजिए, तो 2 बजे से 4 घंटा घटा लीजिए, है ना। तो लगभग क्या हुआ समय, वो 9-10 का समय आ गया आपके आसपास। तो हमें खाना पच जाए तब तक ऐसी कंडीशन आ जाए। ठीक है। तो भरपेट आप सुबह सुबह खाना खाइए, हम करते उल्टा है, नाश्ता सुबह भरपेट
नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद दिन में जो खाना खाते हैं वो हार्ट के लिए और आपके बॉडी के ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार बन जाता है और आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। शाम का खाना भी जल्दी सूर्य ढलने से पहले पहले वो हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि मांद हो जाती है, उस समय पचाने वाला है ही नहीं। खाना पचाने वाला कौन है? सूर्य है। सूर्य की अग्नि से हमारे शरीर में पाचन क्रिया बढ़ रही। अब उसकी अनुपस्थिति में तो महर्षि वाग्भट तो साफ साफ कह दिया उन्होंने कि भाई सूर्य की उपस्थिति और पवन का स्पर्श के बिना कोई भी बना हुआ खाना शरीर के उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो वो अपथ्यकर हो गया, पथ्यकर नहीं हुआ। तो ऐसे सारे नियमों का पालन करते हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी को फलदायी नहीं हो सकता। अब बहुत ज्यादा जो लेट खाते हैं उनका लो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस रहता है, तो वो प्रोसेस जब लो हो जाता है तो फिर क्या होता है? खाना नहीं पचेगा, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो क्या होगा? उसमें गैस बनेगी, गैस बनेगी तो शरीर में से आधुनिक विज्ञान के हिसाब से फास्फोरस बंद कर जाएगा। फास्फोरस बंद करने के कारण शरीर की जो गादियां कार्टिलेज वाली हड्डियां हैं वो खराब होने लग जाएंगी। तो जोड़ों में दर्द, कट कट की आवाज आना, है ना। फिर रीढ़ की हड्डी की L4 L5 L1, है ना, ये सब घिसना शुरू हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसके बाद में जो ये थोरोसिक 3 4 1 यहाँ से जो जोड़ों को सप्लाई आता है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद सर्वाइकल का जो है 5 T1 2 3 4 5, इससे भी चेहरे की तरफ जो मांसपेशियां हैं उनको सप्लाई बंद हो जाएगी, उनको जो लुब्रिकेशन जाना है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज के बीच में नर्व कंप्रेशन हो जाएंगे। आप MRI कराएंगे, रिपोर्ट में आ जाएगा नर्व कंप्रेशन हो गया है। तो आजकल ये सारे बीमारियां न्यूरो से जुड़ी हुई आ रही। तो अब हम तो 40 साल से यही पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं सबको कि भाई सुधर जाओ, इस चीज से ध्यान दे लो। बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उनको हमको राइट अप करना पड़ेगा, वरना तो इस जैसे जैसे आने वाला समय आएगा वो और दुविधा या बीमारियों पूर्वक ही होगा। इसलिए हमें खाने पीने पे कंट्रोल करना है, हमारे टाइम टेबल पे कंट्रोल करना है, रात को जल्दी से सो जाना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यौगिक नियमों का पालन करना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। अब एक और चीज है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 में महर्षि ने लिखा है कि दोषों का जठरा अग्नि पर प्रभाव। इसका जो श्लोक लिखा है उसके आधार पर देखें, इसको अनुवाद करते हैं तो दोषों का अग्नि पर प्रभाव वो क्या कहते हैं वो देखते हैं साहब। इनका श्लोक भी, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो उक्तवात आदि दोषों के प्रभाव, वात आदि दोषों के प्रभाव यानी वृद्धि से अग्नि यानी जठराग्नि भी दोषों के क्रम अर्थात वात दोष से विषम यानी वित्त दोष से तीक्ष्ण और कफ दोष से मंद हो जाता है, तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर ही अग्नि सम प्रमाण में रहता है। ऐसा श्लोक नंबर 8 में लिखा, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? वात दोष से विषम हो जाता है। खाना पीना वात दोष से क्या होता है? विषम हो जाता है। कभी भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही। कभी 4 चपाती खा रहे हैं तो कहीं एक बार खा रहे हैं, है ना। कभी दिन में 2 3 बार खा लिया तो कभी एक ही बार नहीं खाया। पूरे दिन भर खाना का सिस्टम, ये वात के कारण। जब ऐसा होने लगे तो समझे वात दोष बिगड़ गया। पित्त दोष बिगड़ेगा तो क्या होगा? तीक्ष्णता आ जाएगी, एसिडिटी, जलन, ये सारे क्रम होने लगे। हर कैंसर की गांठ या कैंसर की बीमारी या ऐसी कोई भयावह बीमारी की शुरुआत की, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम देखने के बाद में उनकी केस हिस्ट्री तैयार करते हैं तो केवल और केवल उनकी शुरुआत पित्त दोष से शुरू होती है।
तो अक्सर कर वो कहते हैं कि साहब हमें सबसे पहले एसिडिटी होता था बार बार, हमने कोई टेबलेट वगैरह लेना शुरू किया, उससे दबा दिया एसिडिटी को, दबने के बाद में वो दोष प्रबल होते चले गए और फिर ये वाला भयावह रूप देखने को मिला। अब देखते हैं कफ दोष। कफ दोष के बारे में क्या कहते हैं? कफ दोष से मंद हो जाता है, तो हमारा जो है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो कफ दोष से मंद हो जाता है। ध्यान में रखिए, 7 बजे का टाइम हो रहा है इनका। कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। ये मैं बैक में जाना, फिर मेरे को बड़ा समस्या, मैं क्या क्या फाइलें खोलूं क्या निकालूं। माइक बंद कर लीजिए प्लीज अपना। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने को देखने को मिलती है। इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर ही अग्नि भी सम प्रमाण में रहता है, ऐसा महो हमारे महर्षि बताते हैं। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो मौसम, उम्र, शरीर की अवस्था, खाना खाते समय, इन सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने में क्या लें क्या नहीं लें, कुछ लोग पूछते हैं। जनरली कहते हैं कि खाना खाने में क्या लें, क्या वेट बढ़ाएगा क्या घटाएगा, इसको हम समझते हैं। तो जो जितनी भी मेद धातु को बढ़ाने वाली या रस धातु को बढ़ाने वाली चीजें होगी, उन सबको यदि लेंगे, वो सब के सब आपका वजन बढ़ा देंगी। ठीक है, तो ये जैसे तली भुनी सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें। जनरली क्या करते हैं लोग, पेट की चर्बी घटाने के लिए फास्टिंग पे चले जाते हैं। वो समझते हैं कि एकदम से फैट हमारा एकदम, ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाना है। पता नहीं किस ज्ञानी ने उनको बताया होगा, आई डोंट नो। पर हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ये, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। खाली आप व्रत करने से नहीं होगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ काचा सो सांचा, तो कच्चा कच्चा फूड खाना शुरू कर दो। कई जगह ऐसा भी ज्ञान मिल जाता है। उससे वात बिगड़ जाता शरीर में, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती। हर चीज का नियम से यदि प्रयोग करने, देखिए कच्चा जो प्रकृति ने दिया है उसको लेना ही चाहिए। नेचुरल फॉर्म में जितना हम लेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन उसके भी नियम है। उसके नियम क्या है, हमें कम मात्रा में देना शरीर को, जितना उसको आसानी से पच जाए, या बैलेंस के साथ में लेना, एकदम नहीं। कई बार जूस पीने बैठ गए तो 2-3 गिलास पी गए, पपीता खाने बैठ गए तो पूरा 1-2 किलो खा गए। ये सारे क्रम जो है शरीर को बीमारियां ही देंगे। तो हर चीज की हमें आदत बनानी है। वो शरीर की आदत ही नहीं है उसको पचाने की, तो वो ठीक से उसका पाचन या उसका मेटाबॉलिज्म या उसका जो हमारे शरीर में पचाने का जूस जो बनना चाहिए, बाइल जूस, वो बनता ही नहीं। तो उसके लिए आदत बनानी पड़ती है, तब हो सकता है। तो ये सारे क्रम आदतन आपको पत्ते कर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका विचार आपके शरीर से पूछिए कि वो क्या एक्सेप्ट करता है। तो जो आसानी से पच जाए वो खा लीजिए। खास तौर से फैट वाली चीजों को अवॉइड करें, गिजा वाली चीजों को अवॉइड करें, चर्बी वाली चीजों को अवॉइड करें। लेकिन गाय का घी वजन कम करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे डॉक्टर्स तो मना कर देते हैं, गाय का घी नहीं खाना, किसी का भी नहीं खाना, घी तो वजन बढ़ा देगा, हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि घी है तो, लेकिन घी आजकल होता नहीं, है ना। इसकी ही चर्चा हमें समझने, घी के बारे में फिर कभी अपन करेंगे। घी क्या है, क्यों है, कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर कभी आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम उसके ऊपर विषय पर लेंगे कि घी का निर्माण कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार के घी हो सकते हैं। ठीक है, उस पर चर्चा करें। कुछ लोग करते हैं सूप पी लेते हैं। सूप लॉन्ग टर्म तक लेने से, यदि हम षड रसात्मक आहार नहीं लेते हैं,
यानी 6 के 6 रस उसमें मौजूद नहीं है। कौन कौन सा? आयुर्वेद बोलता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के रस होते हैं। छहों रस को सम्मिलित करना। तो इसको क्रम से याद रखिए, मधुर, अम्ल, लवण, यानी मीठा, खट्टा और खारा या नमकीन। तो सबसे ज्यादा मीठा लेना चाहिए, फिर उसके बाद खट्टा, फिर उसके बाद नमकीन या खारा, फिर उसके बाद में चरपरा मिर्ची वाला, फिर उसके बाद में कड़वा, फिर उसके बाद कषाय। छहों के छहों रस आपके खाने में होने चाहिए। ये नहीं है तो आपका डाइट इम्बैलेंस्ड है, ऐसा मान लीजिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण में। ठीक है, क्योंकि अब अंग्रेजी पद्धति में तो बता दिया हमें इतनी कैलोरी का खाना होना चाहिए, इतने विटामिन ए होना चाहिए, इतना विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन इतना खाना चाहिए, एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट रोज की इतनी है। तो हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है। कोई तो 4 चपाती खा लेता है, कोई 1 चपाती खाता है, किसी का पेट 2 में ही भर जाता है। तो हम एक पैरामीटर सबके ऊपर कैसे थोप सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, वो भी तय कर लें। तो क्या किचन में हम तोल के खा सकते हैं? आज मेरे को जो है 10 ग्राम विटामिन सी खाना है, तो तोल के खाते हैं क्या हम? नहीं खाते। तो हम आयुर्वेद की जो पद्धति है हजारों साल की, वो कहती है षड रसात्मक होना चाहिए। तो 6 रस हो जो हैं उसको ही आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी तो शरीर को बैलेंस करना अपने आप आता है। जैसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन की लेयर बनाने के लिए लीवर को 20 एमिनो एसिड की लेयर चाहिए, ठीक? मान लिया, चलो कोई बात नहीं। अब 10 जो है एमिनो एसिड तो वो तो बाहर से आते हैं, और 10 लीवर खुद बनाता है। तो प्रोटीन बाहर से हम जो ले रहे हैं, जिम में जाने वाले, बाहर के जो खाने वाले ले रहे हैं, इनका तो फार्मूला फेल हो गया फिर तो। विज्ञान ही नहीं मानता उस बात को। तो आजकल बहुत कुछ ऐसी हो रही हैं जो चीजें बिजनेस के लिए होती हैं। ठीक है, तो इन पर फिर कभी चर्चा करेंगे हम। ये आज का समय अभी है नहीं। तो षड रसात्मक आहार होना चाहिए, आज का विषय इतना। बढ़ते हैं आगे। कई लोग बोलते हैं चावल बंद कर दो, तो महर्षि वाग्भट इसके लिए तो बोलते हैं चावल तो अच्छा है, शाली चावल, शाली चावल का लेना अच्छा है, लेकिन खुले में पकाना जरूरी। यानी उसके ऊपर जो पहले दादी नानी दाल चावल होता था, उसके ऊपर जो झाग आते थे पहले, उनको हटा देती थी, फिर उसके बाद पका देती थी। तो पकाने की प्रक्रिया बदलनी है, कुकर वाला काम बंद करना है। सीटी बजाई तो आचरण खराब हो जाता है भोजन का। ठीक है, तो आपके प्रति उसका आचरण अच्छा नहीं रहता है। तो ये सारी चीजों को हमने चर्चा की थी कल। ठीक है, अब हम ऐसे ही एक और चर्चा की थी हमने। तो गाय का घी भी जो अग्नि बलायु हो, ऐसा कहा है महर्षि वाग्भट ने, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5। ठीक है, तो इसमें ये इन्होंने बताया कि घी के बारे में। तो जिसको घी के बारे में ज्यादा जानना है वो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 पढ़ सकता है, देख सकता है। वैसे हम, आपकी डिमांड रहेगी तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल कर देंगे। ओके, करते आगे बढ़ते हैं। तो घी हमेशा कच्चा लेना है, मैंने आपको बताया कच्चा मतलब कैसा? बिलोना घी, राइट लेफ्ट जो घूम करके बनता है, चाहे वो हाथ से बनाया हो या फिर मशीन के द्वारा हो, राइट लेफ्ट घूमता हुआ हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आज का विज्ञान मान के चलता है ये नहीं है, तो वो घी नहीं है। ठीक है, एक तला भुना जो घी होता है कच्चा, जिसको हम लोग कहते हैं घी का समोसा बना लो, घी की जलेबी, आजकल बड़ा देसी घी की जलेबियां मिलती हैं, ऐसा कुछ बाजार में चलन चलता है। ये सब जो है सब आपका वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इनसे बचने की आवश्यकता है। अब कुछ मसाले होते हैं जिनका इन सब का हम युक्ति पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन, हींग, जीरा, इन सबको इसमें डाल करके प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मदद करेंगी। काली मिर्च है, पिपली है, ये सौंठ है, ये सब जितने भी गर्म तासीर के हैं, ये सब गर्म तासीर के हैं। तो गर्म तासीर वाले
ये फैट को जमने नहीं देते यदि इनका प्रयोग साथ में युक्ति पूर्वक किया जाए तो। ठीक है, तो इनका प्रयोग करना भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा, यदि आपका रहेगा तो किचन आयुर्वेद का एक पूरा, या किचन फार्मेसी पर एक पूरा चैप्टर अलग से शुरू कर देंगे, जिसमें हम कौन कौन से क्या क्या यूज कैसे कैसे हो सकते हैं वो सब पर भाई हम चर्चा करेंगे। जहाँ आयुर्वेद में कौन कौन से चैप्टर में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है उस पर वैसे ही दिशा निर्देश के साथ में जैसा उन्होंने दिया है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजों को, अग्नि का विचार करना जरूरी है, प्रकृति का विचार करना जरूरी है। खास तौर से उपवास करने से लाभ तो हैं। तो महर्षि जो है उपवास के बारे में लिखते हैं इंटरमीडिएट। उन्होंने ये भी बताया कि आयुर्वेद में उपवास कब करना और किसको करना। तो उन्होंने अष्टांग हृदय चिकित्सा सूत्र स्थान के अंदर ये सारी चीजों का वर्णन किया है। लग्ने क्षपिते दोषे दीप्ते ग्रो लाघवे सति स्वास्थ्यम क्षुत्रण रुचि पक्ति बल मोजस्य जायते, ऐसा करके पूरा श्लोक दिया है उन्होंने। इसका वर्णन किया है, पूरा डिटेल है। तो इस पर भी हम कभी लंघनम और फास्टिंग पर हम चर्चा कर लेंगे यदि आपकी डिमांड रहेगी तो। आज हम मोटापा पर चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए तो षड रसों के बारे में मैं आपको बताया है, वो उन्होंने महर्षि चलने ने। के लिए देते थोड़ी देर। ये अच्छा माइक चल, बंद कर लीजिए प्लीज। बेटा बाहर से आके चप्पल ना, बाहर क्यों नहीं छोड़ता तू? आपके कारण सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी है। बंद कर लीजिए प्लीज। तो महर्षि वाग्भट प्रथम अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 1 में कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जिनको वेट बढ़ाना है, वो क्या कहते हैं, वेट बढ़ाना जिनको मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन जो स्वाद हैं उनको ज्यादा प्रयोग में लेने चाहिए। और जिनको वेट घटाना है उनको कटुतिक्त कषाय, तीन रसों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। कल अभी मैंने एक चीज बताई थी। कटुतिक्त कषाय क्या है, मतलब मिर्ची वाला पार्ट और कड़वा, मिर्ची, कड़वा और कषाय रस, ये जो है तीनों रस जो है वजन घटाते हैं, चर्बी को घटाने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखिए जिनको जोड़ों का दर्द है वो कड़वा रस ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये दर्द और बढ़ जाएंगे। मैंने यही कहा है कि पूर्ण ज्ञान लेकर के ही काम करना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो रसों को समझना है, बहुत जरूरी है ना। बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं। ऐसे ही किसी का वजन ज्यादा है और मीठा खा लेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। वेट मीठे से बढ़ता है, खट्टे से भी बढ़ता है, नमकीन से तो बढ़ता ही बढ़ता है। नमक से तो वाटर रिटेंशन होता है, NaCl होता है, आधुनिक विज्ञान में इसका होता है चित्रण है, क्योंकि ये पानी को रोकता है शरीर में। जैसे ही आप सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं, वाटर रिटेंशन, नमक जिसको हम ज्यादा खाते हैं उनका पानी रुक जाता है। चेहरे पे थोड़े दिन बाद सूजन आने लग जाती है, शरीर में भी सूजन शुरू हो जाती है। तो इन सभी चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। एक ठीक करेंगे दूसरी, दूसरी ठीक करेंगे तीसरी, तीसरी करेंगे चौथी, ये आती चली जाएंगी, क्रम पीछा छोड़ेंगे नहीं। गलतियां हम कर रहे हैं बस। हमने बीमारियों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। तो निमंत्रण हम खुद ही देते हैं, तो इससे निमंत्रण से बचने के लिए हमको क्या क्या करना है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं।
तो जो चटपटी, तीखा, कड़वा और कसेला है वजन को घटाता है। डायबिटिक पर्सन के लिए कड़वा अच्छा है, लेकिन जोड़ों में दर्द है तो किसी डॉक्टर से आयुर्वेद के पूछ करके काम ले लें, लेकिन बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही थायराइड के अंदर भी ये अच्छा है। हाइपो और हाइपर का और मामला है थोड़ा, तो जो हाइपर है उसको भी समझना पड़ेगा, उनको पर्सनली इस चीज को लेके डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको घटाती हैं बढ़ाती हैं, उस पर हम भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आगे कसेली कौन कौन सी चीजें होती हैं, आंवला, हरड़ है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, हमारे शरीर में कफ दोष को कम कर रही है, यानी मेद धातु को कम कर रही है, अर्थात चर्बी को कम कर रही है, बेली फैट को भी कम करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो वजन को कम करने में मदद करेंगी। करेला भी मदद करेगा, ठीक है। पानी पीने के भी कुछ नियम है, उनका भी आपको ध्यान रखना। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, परसों के दिन बुधवार को क्लास में। तो पानी उष्णोदक, कल मैंने बताया था कि उष्णोदक यानी गर्म करके आप ठंडा कर लो और मिट्टी के घड़े में भर लो पानी, ये आपको मदद कर सकता है कम करने में। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके भी आप लेंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा, और शहद डाल के लेंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। गर्म पानी में शहद नहीं डाला जाता, ये भी सारी चीजें मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। और नींबू को भी गर्म पानी में नहीं डाला जाता, गर्म नहीं किया जाता, ठीक। गर्म पानी में डाल सकते हैं, गर्म नहीं करना। तो पानी को अग्नि संस्कार करके ही मेद धातु को घटाया जा सकता है। अग्नि संस्कार करना जरूरी है, यानी पानी को उबाल लीजिए 15-20 मिनट, उसके बाद ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके मटके में भर के रख लीजिए। ऐसा पानी यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपको वजन घटाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। जितना ज्यादा पानी उबालेंगे उतना ज्यादा आपको वजन घटाने में मदद मिलेगी। देखिए, उषापान की जो चर्चा की हुई है महर्षि ने, उन्होंने भी पहले ही बताया कि सुबह का जो पानी पीना है, इसके संदर्भ में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 23-24 के अंदर इसको पूरा वर्णन कर दिया है इन्होंने, अच्छे से लिखा है कि किसको पीना है किसको नहीं पीना, ठीक है। तो जिसको ग्रहणी है, अर्शे है, शोच और शोधिमी, ऐसी बीमारियां हैं, पांडु रोग है, उदर रोग, अतिसार, ऐसे रोगों को बचना है पानी पीने, ठीक है। कौन 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 नहीं मना किया उन्होंने, तो नाम्बू, पेय मशक्त्या। अब इसमें कुछ रोगों का इन्होंने वर्णन कर दिया बिल्कुल साफ साफ। तो पांडु रोग यानी पीलिया जिनको बोलते हैं, उधर पेट से भी जुड़ी हुई बीमारियां, और अतिसार, अर्श, ग्रहणी, पाइल्स जैसी रोगों में। अब कहते हैं डॉक्टर पाइल्स में तो पानी खूब पियो, कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, नहीं। यहाँ पे मामला आयुर्वेद के दृष्टिकोण में ये थोड़ा सा अलग हुई है। ग्रहणी, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, ज्यादा पानी पियोगे तो पड़ जाएगा, शोर, सूजन वगैरह कहीं है तो, चौथी भी, ये सारी बीमारियों के ऊपर उन्होंने पहले कह दिया, ज्यादा पियो तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसी तरह आगे तक पूरा वर्णन इन्होंने पंचम अध्याय में किया है। तो जितनी प्यास लगे उतना, मतलब इस तरह निष्कर्ष निकालें तो जितना उतना ही ऊषा पान करना है, पानी पीना है। जितनी प्यास लगे, जबरदस्ती पानी नहीं पीना, जबरदस्ती पियोगे तो शरीर की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज दोगे वो नुकसानदायी होगी, ऐसा महर्षि वाग्भट लिखते हैं। ऐसे ही महर्षि चरक संहिता में उन्होंने, चरक ने भी लिखा है, सुश्रुत ने भी, इन सभी महर्षियों ने अलग अलग वर्णन किया है।
महर्षि निघंटू ने भी इसको लिखा है। इन सारी चीजों का वर्णन उन्होंने किया हुआ है जगह जगह अपने अपने अध्यायों में, अलग अलग, सबका चैप्टर के अलग अलग हैं, अलग अलग सिस्टम से उन्होंने पूरा समझाने का प्रयास किया। तो जब प्यास लगे तभी पानी पीना, खाना खाने समय बीच बीच में एक घूंट पानी ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना। तो खाना खाते समय यदि आपका सूखा है सब्जी, लिक्विड डाइट नहीं है, तो आप बीच बीच में एक आध घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन जो कोर को चबाएंगे, ग्रास ग्रासे मध्य ऐसा शब्द है। एक तो ग्रासे मध्य, एक ग्रास ग्रासे मध्य। ग्रास ग्रासे मध्य का मतलब समझ लीजिए और ग्रासे मध्य समझ लीजिए, यानी अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से पीने का, खाने का तरीका बताया उन्होंने। ग्रासे मध्य यानी एक गस्सा खा लिया, खत्म कर लिया, फिर एक घूंट पी लिया, फिर दूसरा ग्रास खा लिया, है ना, ऐसा कोई भी लिक्विड लेने का तरीका। दूसरा ग्रास ग्रासे मध्य, ग्रास ग्रासे का मतलब ग्रास कस्से को चबाया और उसको पूरी तरह से चबा के उसके अंदर पूरा निगलना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ बूंदों का पानी में मिला के फिर उसको लार के साथ मिक्स करके पीना, ये ग्रास ग्रासे मध्य। ठीक, ये सारी चीजों का वर्णन महर्षि ने लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो छाछ का प्रयोग भी ग्रास ग्रासे मध्य इस पद्धति से करते, तो उनको बहुत कुछ फायदा लगने वाला है। लेकिन पतली पतली छाछ होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी छाछ यदि बीच बीच में लेते हैं तो आपका पाइल्स जैसी समस्याओं में, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में, गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रिक ट्रबल जैसी समस्याओं में ऐसा छाछ जिसमें जीरा मिला हो, जिसमें थोड़ा बहुत और भी बाकी सौंफ और बाकी सारी चीजें मिला के, अजवाइन जैसी चीजों को डाल करके हम यूज कर सकते हैं। जैसी बीमारी वैसा काम। एसिडिटी होती है तो ऐसे को कम से कम अजवाइन से बचना चाहिए। ठीक है, उसका भी लेने का तरीका अलग है, वो अलग जब हम अजवाइन की चर्चा करेंगे, सिर्फ अजवाइन की चर्चा करेंगे। ठीक है, कहाँ क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। तो पानी पीने के नियम, यानी खाना खाने के बाद में आप 1 घंटा बाद में पानी पिए, या आप बीच में बहुत ज्यादा रहा नहीं जा रहा, प्यास लग रही, इसका मतलब शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो आप ले सकते हैं। खाना खाने से 40-50 मिनट पहले। महर्षि लिखते हैं यहाँ 52 पल। 52 पल का मतलब आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 48 मिनट का कुछ समय आता है। 52 पल का समय उन्होंने बताया कि इससे खाने से पूर्व बाद में पानी का प्रयोग ना हो। अब चर्बी को कम करने के लिए एक उद्वर्तन बताया, उद्वर्तन करना बहुत श्रेष्ठ है। अब उद्वर्तन क्या है, इसको हम समझते हैं। इसमें चना और जौ, यानी 1 कप चने 1 कप जौ का आटा ले लिया, और 2-3 चम्मच जो है त्रिफला डाल लिया, और 1 चम्मच हल्दी डाल दिया। अब इसको क्या करना है, सूखे आटे को अपनी ये जो पेट वाली चर्बी जो लटक रही है, इसको बैठ जाओ, नीचे अखबार अखबार या कुछ भी ऐसा बिछा लो, सूखे को रगड़ना। ये पसीने के साथ में बत्तियां, वो सूखा जो आटा है अंदर से चर्बी को सोख लेगा, सोख करके जैसे मैल उतारते बत्ती, ऐसे उतारना चाहे तो आप दिन भर में, आप दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट बैठेंगे तो आपका 1-2 इंच तो वैसे ही कम हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो जैसे जितना कम करना चाहो उतना आप कम कर लो, आपकी इच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपको जितनी उतार के फेंकनी है, जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उद्वर्तन के बहुत सारे फायदे बताए। उद्वर्तन जो है, आप चाहो तो इसका पेस्ट बना के शरीर पर लगा सकते हो, रख सकते हो थोड़ी देर, फिर नहा धो सकते हो, तो उससे थोड़ा कम होगा, है ना। वो कफ को पिघलाने में, चर्बी को पिघलाने में मदद तो करता है, लेकिन ज्यादा तेजी से करना है तो ये आपको रगड़ना बेस्ट है। सूखा लगाना है और रगड़ के आप मेल की बत्तियां आराम से उतार सकते हैं, ये आपको आसान पड़ेगा जल्दी ठीक करना है तो। बाकी लंबी प्रक्रिया अपनानी है। आयुर्वेदिक प्रक्रिया जो है, आप पेस्ट बना के पेट के ऊपर लगाएं, जहाँ चर्बी है वहां पर लगाएं। थोड़े दिनों में ये आपकी चर्बी कुछ हद तक पिघलना शुरू हो जाएगी। ये एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है। इसके बाद में पथ्य अपत्य का और बाकी नियमों का भी पालन करना जरूरी है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं अपन। ये सब जो प्रक्रिया करेंगे, इसके लिए योगासन भी बहुत जरूरी, तो योग भी करते हैं। तो योग में कौन कौन से आसन होने चाहिए वो भी चर्चा करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन और धनुरासन, भुजंगासन और सर्वांगासन, ये कुछ एक आसन है जो आपको चर्बी कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आप इस पर आ जाइए, क्योंकि आयुर्वेद का ही भाग है। आयुर्वेद यानी अष्टांग आयुर्वेद, यानी उनमें से एक ये भी एक आयुर्वेद का ही हिस्सा है। तो ये सारे मदद करने के लिए आपको आसन, ये 5 आसन तो मान लीजिए कम से कम। सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, ये पांचों आसन जो है आपको लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, धनुरासन, भुजंगासन और सर्वांगासन, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एब्डोमेन, ये पेट का जो, पेट को कम करने के लिए ये कुछ हद तक मदद करेगा, और कुछ हद तक नहीं, बहुत कुछ कर देगा। और सुबह पैदल चलना, मॉर्निंग वॉक करना वो पर्याप्त नहीं है, ये सारी भी प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। एक और चीज है, मन को शांत या प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, बाइल जूस वगैरह होते हैं, आपके आंतरिक स्राव जितने भी होते हैं ग्रंथियों के, ये मन यदि शांत नहीं है तो स्राव इम्बेलेंस्ड होंगे, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, मेटाबॉलिज्म खराब रहेगा। तो ऐसा आयुर्वेद में बताया भी है कि भाई, या हमारे गुणीजन हमारे चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, गुरुजन हमारे, जिनसे हमने सीखा पढ़ा, कि अक्सर कर वो कहते हैं कि रस धातु ठीक से नहीं बनेगी तो सारी बीमारियां की जड़ रस धातु है। हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि पेट का सिस्टम बिगड़ना ही बीमारियों का निमंत्रण है। बाकी तो हमारी दादी नानी और बाकी सभी कहते हैं, तो पेट अच्छा तो सब अच्छा, ऐसे कहावतें कई चलती रही हैं। तो मन को शांत रखना बहुत जरूरी। मन शांत नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद आ जाएंगी। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, कोई मनोविकार है, तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। खाना भी आपका ठीक से नहीं पचेगा। जिस दिन आपका किसी से झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो या तो भगवान से प्रार्थना करो हमने उसको माफ कर दिया, और मैं वो भी स्वस्थ रहे और मैं भी स्वस्थ रहूं, ऐसी कामना करता हूं। और वो मेरा मन शांत है, इसकी प्रक्रिया मैं करूं, और फिर खाना खाऊं। जब तक मन शांत न हो, खाना खाया तो फिर क्या होगा, वो सारी बीमारियां आपको भी आएंगी। यानी 2 रुपए का कष्ट देने के लिए आपको 1 रुपए का कष्ट, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग कहते थे, खुद को भी झेलना पड़ता है। राइट। तो महर्षि सुश्रुत सूत्र स्थान में लिखते हैं 15/48 श्लोक नंबर में लिखते हैं, 15/48 श्लोक, 15वां अध्याय के 48 श्लोक में इसी बात को उन्होंने भी बताया। बाकी महर्षियों ने भी इसकी अलग अलग व्याख्या की है।
योग रत्नाकर में भी ये श्लोक आया है, चरक में भी है, इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना? बहुत जानना जरूरी है। तो मन को प्रसन्न रखना, ओमकार का ध्यान करना, यानी अ, ये आपके जो ये पूरे हैं ये प्रक्रियाएं पूरे करना जरूरी है। योग की जो प्रक्रिया है, योग तो बहुत बाद में आता है, इससे पहले ध्यान, ये सारी चीजें प्रक्रिया होना चाहिए। मन शांत रहेगा तो बाकी सब भी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। आयुर्वेद में इसके साथ साथ नस्तिक की भी चर्चा की, ताकि मन शांत रहे और दिमाग भी शांत रहे। आयुर्वेद की जो दिनचर्या है उसमें सुबह सुबह आपको नस्य करने की सलाह दी जाती है, और नाभि में भी तेल डालने की सलाह दी जाती है। अपनी प्रकृति के अनुसार आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, तो आपकी प्रकृति जाने, कब की है कि पित्त की कि वात की, फिर वो जानने के बाद ही आपको बाकी सारे प्रयोग करने हैं, अन्यथा हानि ही होंगी। एक और पादाभ्यंग के बारे में भी कहा गया है, तो फुट मसाज आपको फुट मसाज करना चाहिए। तो जिसको एसिडिटी, पित्त का जलन, बॉडी में तकलीफ, ऐसा कुछ रहता है, तो वो गाय के घी से पैरों को साफ करके पानी में थोड़ी देर रख करके, और फिर वो पैरों को धो के साफ करके फिर वहां पर पादाभ्यंग करें, तो उससे मन शांत रहेगा और डाइजेशन भी ओवरऑल अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो जाएगा आपका। ये सारी चिकित्सा बताई हुई है आयुर्वेद में, नियम बताए हुए हैं। आयुर्वेद में हमेशा औषध चिकित्सा देते समय हमेशा कारणों का विचार पहले करते हैं, क्योंकि कारण ही निवारण कर सकते हैं, वरना तो औषध कोई काम की है नहीं। तो इसलिए कारणों को पहले हटाना है, फिर ही कोई चिकित्सा हो सकती है, अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता। किसी भी बीमारी में कारण पहले हटाने पड़ेंगे, कारण नहीं हटाए तो फिर चिकित्सा करने का कोई फायदा नहीं। यानी संक्षेप में बोले, संक्षिप्तः क्रिया योगो निदान परिमार्जना, यानी किसी भी तरह की ठीक करने के लिए निदान परिमार्जन बहुत जरूरी है। ठीक है। ओवरऑल दीपन पाचन चिकित्सा दी जाती है, जिससे वो फैट्स को गलाएं, पचाएं, मेटाबॉलिज्म ठीक हो, आगे बढ़े ना वेट। ठीक है, तो इस प्रकार की आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। यानी मेद धातु को भी कम करने के लिए भी दवाएं दी जा सकती है, लेकिन पहले कारण हटाना पड़ेगा। अब इसमें हिंगाष्टक चूर्ण भी अपना रोल अदा करता है, वो भी आपको मेद धातु को कम करने में, कुमारी आसव है, ये भी आपको मेद धातु को घटाने में काम कर सकता है। दोहर गुगुल है, तो ये इस तरह की चीजें आपको मेद धातु को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती है। लेकिन हर व्यक्ति अलग है उसकी प्रकृति, क्योंकि किसी की कफ की प्रकृति है, किसी की कफ के कारण है, किसी के पित्त के कारण है, कि वात के कारण है। ये कारण जानकर ही कोई दवाएं सजेस्ट की जा सकती हैं। ठीक है, दवाएं तो बहुत सारी है, मैं तो लिस्ट लिखा दूं, लेकिन लिस्ट का करने में समाधान पहले प्रकृति जानना जरूरी है। 10 विधि परीक्षा होने के बाद ही समाधान होना श्रेष्ठ होता है, अदरवाइज उसके नुकसान ज्यादा, फायदे कम, ऐसा महर्षि लोग बताते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में चर्बी बढ़ने का कॉज अलग हो सकता है, कारण उसका अलग हो सकता है, इसलिए कोई भी दवा पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए और आयुर्वेद में पंचकर्म की चिकित्सा भी दी जाती है, तो पंचकर्म भी बहुत जरूरी है, जिनमें मेद धातु बहुत ज्यादा बड़ी है, स्रोतसों में अवरोध है, या शरीर के सूक्ष्म चैनलों में कुछ विकार है, यानी वो ब्लॉकेज हैं,
तो उस समय शोधन चिकित्सा बहुत जरूरी है। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 1 के अंतर्गत इसका महर्षि ने बहुत अच्छा बताया है कि शारीरिक दोषों की चिकित्सा करते समय वो कहते हैं कि शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा क्रमशः इस प्रकार की जाए तो श्रेष्ठ है। वात दोष की चिकित्सा बस्ती के द्वारा और पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन और कफ दोष की चिकित्सा वमन के द्वारा की जाए तो ये श्रेष्ठ होती है। तथा वात दोष में तेल, पित्त दोष में घृत, कफ दोष में मधु सर्वश्रेष्ठ समन चिकित्सा का माध्यम है। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान 1 अध्याय श्लोक नंबर 25 ऐसा बताते हैं। ठीक, अब पंचकर्म भी ये जानना जरूरी है कि किसको जरूरी है पंचकर्म, और सबको जरूरी नहीं होता। पंचकर्म जिसको आवश्यकता नहीं है दे दिया। अब उसकी भी चिकित्सा के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यम आए कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ये जानना जरूरी है। खाली पंचकर्म दे देना ये चिकित्सा हो गई, नहीं, ये नहीं है। इसलिए उससे और ज्यादा पंचकर्म करा करा के लोगों की और बीमारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, क्योंकि प्रकृतियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं। आयुर्वेद का कुछ दिन भले ही फायदा मिलता है, लेकिन लंबे समय के लिए उसका फायदा नहीं मिलता। लंबे समय के लिए दूसरी बीमारियां आने लगती हैं। ठीक है, तो ये बहुत जानना जरूरी है। कभी ऐसा रहेगा तो हम पंचकर्म किस किस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकृति के लोगों को, तो पंचकर्मा का एक अलग से कोर्स पूरा लेकर चला देंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबका बल अलग अलग होता है, किसी का शरीर का दोष, उसका बल, उसकी प्रकृति, उसकी मानसिक व्याधि की अवस्था, इन सब का विचार करके ही चिकित्सक की निगरानी में पंचकर्मा होना चाहिए। आजकल तो हर कई सेंटर में शुरू हो गया है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से कुछ जो टिप्स जानकारी में आपके डाले गए, इनके माध्यम से आप फैट को कम करने में, बीमारियों को हराने में शायद सक्षम हो पाए, तो आपके लिए एक फायदा ये हो सकता है। अब आपका कोई यदि सवाल है तो शॉर्ट में आप ले पाए तो बढ़िया, क्योंकि 8:15 हो गए हैं, समय से हम ज्यादा समय ले पाए हैं, ज्यादा ले चुके हैं। और गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम, जी प्रणाम बताइए। सर। गुरु जी मैं ये पूछ रही थी, जो पंचकर्मा का आप बता रहे थे, इसका कोर्स आप कब डालेंगे, उसका थोड़ी जानकारी आप जो है ना ग्रुप में डाल दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका जो कोर्स शुरू करेंगे तो हम्म। उस समय मैं बता दूंगा। मैं थोड़ा सा व्यस्त था, एक पेशेंट का लोड ज्यादा होने के कारण अभी, जी। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहा, तो यहाँ वहाँ एक तो एक जगह रह नहीं पाया, तो बाहर ज्यादा रहा, तो इस वजह से